हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाई स्टडी। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे बजट 2023 को, ठीक है, जो अभी 1 फरवरी को आया है। इसमें मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या क्या यूनियन बजट में डिस्कशन हुआ है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। वन मोर थिंग, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इस लेक्चर को तभी लें जब आपके एग्जाम के लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट हो। वन मोर थिंग, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो फंड्स हैं वो कैसे यूटिलाइज कर रही है, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। यू शुड, क्योंकि ये एक आउटले होता है जिसमें ये पता चलता है कि हाँ इन दिस ईयर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च करने वाली है। तो जो टोटल आउटले इस बार का है दैट इज ऑफ 45 लाख करोड़, ठीक है, इतना बजट है एंड उसी का फिर एलोकेशन किया गया है। वन मोर थिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो टर्म है बजट, ये यूज नहीं किया गया। ये गवर्नमेंट ने एज अ कॉमन वर्ड, कॉमन टर्म यूज किया है जो हमारे सिटीजन्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी होता है। अदरवाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बजट को बोलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एंड कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है, दैट इज आर्टिकल 112, ठीक है, आर्टिकल 112 पार्ट 5 चैप्टर 2, उसमें मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पे दी है। वन मोर थिंग इस कि 2016 तक जो बजट था वो फरवरी के लास्ट में आता था, एंड ऑफ फरवरी। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फरवरी के लास्ट में बजट को लेके आया जाता था, ठीक है। 2016 के बाद इस प्रैक्टिस को चेंज किया गया और कहा गया कि फर्स्ट यानी फरवरी के फर्स्ट डे पे ही आप बजट को लेकर आइए। तो फरवरी के फर्स्ट डे पे ही, दैट मीन्स 1 फेब को ही बजट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही गवर्नमेंट को एक टाइम मिल जाता है फॉर 2 मंथ्स टू चेक ऑन कि क्या जो भी उन्होंने फ्रेम अप किया है एवरीथिंग, क्या वो एप्लीकेबल, सुटेबल एंड सब कुछ ठीक से चीज़ें चल पा रही हैं या नहीं, ठीक है। सो दिस इज वन मोर इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। सो निर्मला सीतारमण फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया यूनियन बजट को। उससे पहले इंदिरा गांधी जी की, बट एडिशनल चार्जेस पे। नाउ यूनियन बजट जो था पहले ब्रीफ केस में रिप्रेजेंट किया जाता था। पहले आई मीन व्हेन अरुण जेटली वाज द प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे ब्रीफ केस में बजट को रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। बट नाउ दिस प्रैक्टिस हैज आल्सो बीन चेंज्ड। ओके, 2019 में भी नो कि बजट को डिजिटली प्रेजेंट करने का डिसाइड किया गया, बजट को पेपरलेस बनाने का डिसाइड किया गया, इसलिए अब इसको क्या बोला जाता है, पेपरलेस बजट। अब ये किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ऐसा रेड कलर का एनवलप होता है जिसके अंदर टैबलेट होता है एंड उस टैबलेट में पूरा बजट का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इस रेड कलर के एनवलप को बोलते हैं बही खाता। ओके, सो दिस एनवलप इज कॉल्ड बही खाता एंड 2021 में, आई मीन 2021 से बजट को एक न्यू नेम दे दिया गया है जिसको कहा जाता है ग्रीन बजट, दैट मीन्स द पेपरलेस बजट। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम अचीवमेंट्स देखते हैं सिंस 2014 अब तक की। ओके, सो इंडियन इकोनॉमी जो है दैट वाज कमिंग 10th on the 10th place back in 2014। अब विद इन 9 years जो इंडिया इकोनॉमी है इसकी जो प्लेस है वो कहाँ पहुंच चुकी है, 5th, दैट इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं अंडर उज्ज्वल योजना। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशंस ऑफ 102 करोड़ पर्सन्स।
47.8 crore bank accounts has been opened under PM Jan Dhan Yojana. 44.6 crore persons covered under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana. 2.2 lakh crore cash transfer किया गया to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. And per capita income जो है that has been doubled to 1.97 lakh crore, 97 lakh. Okay. Now every year government कुछ प्रायोरिटीज को डिसाइड करती है, ठीक है. लास्ट 2022 में 5 प्रायोरिटीज थी. ओके, एंड नाउ देयर आर 7 प्रायोरिटीज जिसके बेसिस पे पूरा बजट बनता है. उसको बोला गया सब रेशी. अब जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की. दैट मीन्स सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करना है, ठीक है, एंड सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, सबका इंक्लूजन होना चाहिए, हर एक सेक्शन का, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज रीचिंग द लास्ट माइल. ये गांधीन फिलॉसफी है, ठीक है. रीचिंग द लास्ट माइल गांधी जी का क्या था, उनकी क्या फिलॉसफी थी कि हर एक सेक्शन को डेवलपमेंट, दैट मीन्स जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी पॉलिसी स्कीम्स बेनिफिट्स मिल गए हैं वो हर एक सेक्शन को मिलने चाहिए, हर एक सेक्शन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिचर है सिर्फ वो ही उसका एडवांटेज उठा रहे हैं और जो पुअर है उन्हें इग्नोर या निग्लेक्ट किया जा रहा है. ऑन द अदर हैंड जो अर्बन सिटीज हैं वो ही डेवलप हो रही हैं, रूरल सिटीज विलेजेस तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज यूथ पावर. यूथ जो है वो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन है, क्योंकि आई मीन हमारी कंट्री का फ्यूचर है, तो यूथ का डेवलपमेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस देना एंड ग्रीन ग्रोथ. ग्रीन ग्रोथ को आपको पता ही है, क्लाइमेट में इतने चेंजेस हो गए हैं तो कैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें मूव ऑन करना है, ठीक है, कैसे हमें क्लाइमेट में ये पोल्यूशन एंड ऑल इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो ग्रीन ग्रोथ शुड बी देयर. अनलीशिंग द पोटेंशियल. जो हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर लेकर आया जाए. कितने सारे ऐसे हैं जो लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जिस वजह से वो अपना पोटेंशियल शोकेस नहीं कर पाते, ठीक है. नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे स्कूल बन रहा है तो स्कूल बनने के बाद वहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं, लाइक टीचर्स की फैकल्टी, उसके आसपास स्टेशनरी शॉप्स ओपन हो जाती हैं, कन्फेक्शनरीज ओपन हो जाते हैं, मेडिकल शॉप्स खुल जाती हैं. सो दिस इज समथिंग कि काफ़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने से काफ़ी सेक्टर्स ओपन हो जाते हैं. ओके, नाउ द प्रिंटिंग ऑफ बजट डॉक्यूमेंट रफली 10 days स्टार्ट हो जाती है, जैसे मैंने बताया, ठीक है. प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट में और उसको बोलते हैं हलवा सेरेमनी. द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब प्रेजेंट हुआ था? 26 नवंबर 1947 में. और किसने किया था? R.K. शनमुखम छेत्री. फर्स्ट यूनियन बजट इन्होंने किया था प्रेजेंट. नेक्स्ट, मोरारजी देसाई प्रेजेंटेड 10 budgets, which is the highest count as an Indian finance minister, followed by P. Chidambaram, जिन्होंने 9 बजट रिप्रेजेंट किए थे. मोरारजी देसाई ने 10 बजट रिप्रेजेंट किए हैं. और अब आप मुझे बताएंगे जो हमारी अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने कितने फाइनेंस बजट अब तक रिप्रेजेंट किए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. नेक्स्ट इज in 1973 and 74 the budget was named black budget. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो गया था. दैट मीन्स हमारे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गए थे एज कम्पेयर टू सरप्लस, एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, सॉरी नॉट सरप्लस, एज कम्पेयर टू रेवेन्यूज. जो हमारे एक्सपेंडिचर्स थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए इसको कहा गया 1973 और 74 को एज ब्लैक बजट. In 1997, several changes were made to reduce personal income tax and corporate tax, and the budget was held as Dream Budget. काफ़ी सारे changes लाए गए इनकम टैक्स को रिड्यूस करने के लिए और कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करने के लिए, इसलिए इसको ड्रीम बजट बोला जाता है इस ईयर के बजट को. नेक्स्ट इज
In 2017, the rail budget, which used to be presented separately for 92 years, was merged into union budget. पहले आपको पता है कि जो रेलवेज था वो किसने बनाए थे? ब्रिटिशर्स ने. ओके तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के लिए रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसी के थ्रू ट्रेडिंग होती थी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, राइट. तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो रेलवे बजट लेकर आते थे. फिर इंडिपेंडेंस के बाद भी ये कॉलोनियलिज्म वाली प्रैक्टिस फॉलो होती आ रही थी कि रेलवे बजट अलग होगा और यूनियन बजट अलग होगा. पर 2017 के बाद ये डिसाइड किया गया कि रेलवे बजट भी यूनियन बजट में मर्ज कर दिया जाएगा एंड दोनों बजट एक ही में आएंगे, दैट इज यूनियन बजट के नेम से ही. रेलवे बजट कोई भी सेपरेट नहीं बनेगा. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेंट्रल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. दैट मीन्स गवर्नमेंट पे पैसा आता कहाँ से है और फिर वो पैसा जाता भी कहाँ कहाँ पे है. तो सबसे मैक्सिमम परसेंट जो है गवर्नमेंट का वो है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज पे. दैट मीन्स कि जो हम IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी भी कंट्री से कुछ लीज पे लेते हैं या कुछ एज अ लोन हमने लिया, ठीक है, किसी भी चीज़ पे, तो वो होता है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज. तो वो करीब 4% है जहाँ से पैसा आता है. कॉर्पोरेशन टैक्स 15% है, इनकम टैक्स 15% है जहाँ से 15% अमाउंट अराउंड रिसीव होता है, कस्टम्स 4%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 7% एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से हमें 17%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 6%, नॉन डेट कैपिटल रिसीव 2%. अब पैसा जाता कहाँ है? देखो, अब जो बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज गवर्नमेंट ने ली है, दैट मीन्स लोन वगैरह या लीज पे कुछ भी, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस पर इंटरेस्ट भी तो पे करोगे ना, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट. सो मैक्सिमम पैसा जाता भी इंटरेस्ट पेमेंट्स पे है. ओके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे 9%. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती है जिसकी फंडिंग स्टेट भी करती है और जिसकी फंडिंग सेंटर भी करता है. ओके, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो होती हैं जिसपे सिर्फ सेंटर फंडिंग देता है, जिन स्कीम्स के पैसे सिर्फ सेंटर देता है, दैट इज 17%. डिफेंस आपका है 8%, सब्सिडीज 7%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 9%. जो स्टेट्स को कितना कितना पैसा एलोकेट करना है और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज में कितना जाएगा वो फाइनेंस कमीशन. अब 16 फाइनेंस कमीशन आने वाली है, राइट. 15 फाइनेंस कमीशन के को कौन चेयर अप कर रहा है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. सो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर से आपको 9% आता है, मतलब गवर्नमेंट को, आपको नहीं. नेक्स्ट इज स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, दैट इज 18%, पेंशंस 4% और बाकी एक्सपेंडिचर आपके है 8%. नाउ फर्स्ट इज विजन ऑफ फॉर अमृत काल. देखो, जर्नी मान लो एट द रेट ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है, 1947 के बाद अब. तो विजन है हमारा अमृत काल का. ओके, इसमें क्या विजन है? अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है सिटीजन्स के लिए एंड फोकस कौन होना चाहिए? यूथ. एज आई टोल्ड यू, यूथ पावर. ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, ग्रोथ पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की क्रिएशन पे हमें ध्यान देना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो. फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, आर्टिकल 112 में बजट मेंशन होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेम पे, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के. एंड 202 आर्टिकल जो है वो स्टेट बजट की बात करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है. ओके, फर्स्ट टाइम बजट इंडिया में कब आया था? 1860 में. फर्स्ट बजट इंडिया में किसने प्रेजेंट किया था? जेम्स विल्सन ने. ओके, ये 5th क्वेश्चन प्लीज हटा देना, दिस इज अ मिसप्रिंट. Okay, next is until 1999, the union budget was presented at 5 p.m. at the last working day of February. Yes, this was the practice. उस टाइम पे जो सबसे बेकार प्रैक्टिस लगती थी मुझे कि प्रेजेंट किया जाता था 5 p.m. पे, दैट मीन्स शाम में. ओके, अभी उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी. इन्होंने चेंज किया और इसका टाइम रख दिया गया है 11 AM. ओके, सो 5 PM पे 1999 से पहले ये प्रैक्टिस चलती आ रही थी. ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसी टाइम पे बजट को रिप्रेजेंट किया जाता था और लास्ट वर्किंग डे पे
फिर ये प्रैक्टिस चेंज की गई, टाइम को सुबह 11 बजे का रखा गया, ठीक है। एंड ये जो लास्ट वर्किंग डे था, ये तो रिसेंटली 2016 में चेंज किया गया है, इसको फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी पे रिप्रेजेंट किया गया। नाउ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा इन 1999, ओके, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, मैंने आपको बता दिया, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे यशवंत सिन्हा जी थे, ओके, जिन्होंने बजट को रिप्रेजेंट किया था 11 AM। यूनियन बजट 2023 एंड 24 की बात करें, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.5% होना चाहिए जीडीपी का, फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया है 5.9% ऑफ जीडीपी, रियल जीडीपी टू ग्रो एट 7%, एक्सपोर्ट्स टू ग्रो एट 12.5%, कोई चेंजेस नहीं है ओल्ड टैक्स रिजीम में, एज इट इज है। न्यू टैक्स रिजीम टू बिकम द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, हाउएवर सिटीजन कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम, दैट मीन्स दे हैव अ चॉइस, ओके। सो ये एक बस इम्पोर्टेंट जो इनकी आप नंबर्स हैं, ये जो परसेंट है, एक बार इनको रख लेना एज सच, बस पता होना चाहिए, ये फिगर्स मैंने इसलिए मेंशन करी है, ओके। Now, 7 priorities I have already explained: inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing potential, green growth, youth power, and financial sector. Inclusive development में बात करें health की, so established of 157 new nursing colleges in co-location with the existing 157 medical colleges since 2014. सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने की बात की जा रही है बाय 2047 तक। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो दिस इज अ डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर है जिसमें जो आरबीसीज, दैट मीन्स जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी शॉर्टेज होने लग जाती है, जिस वजह से एक ह्यूमन बीइंग को काफ़ी पेन होता है एंड मोर ओवर ऑर्गन्स डैमेज होने लग जाते हैं, सच एज लीवर, किडनी एंड सो ऑन, ओके। सो इसको एलिमिनेट करने की बात हो रही है बाय 2047। नेक्स्ट अगर हम देखें एजुकेशन एंड स्किलिंग, सो रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग विया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और ज़्यादा टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, बोथ डिजिटली एज वेल एंड फिजिकली ऑल्सो। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करने की बात की जा रही है फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, एंड स्टेट्स को भी इंकरेज किया जाएगा कि वो सेटअप करें फिजिकल लाइब्रेरीज सो दैट स्टूडेंट्स को ईजी एक्सेस मिल सके। सो ओवर हियर इट्स इन ब्रीफ मेंशन द सेम जो मैंने अभी आपको पहले बताया। अब लेट्स सी द अचीवमेंट्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। सो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस टू रूरल हाउसेस, cash transfer of rupees 2.2 lakh crores to over 11.4 crore farmers under PM Kisan, insurance cover for 44.6 crore persons under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and PMJJY, 47.8 crores PM Jan Dhan bank accounts are opened, 220 crore COVID vaccinations of 102 crore persons, 9.6 crore LPG connections under Ujjwal Yojana, and 11.7 crore household toilets constructed under Swachh Bharat mission. Okay. अब अगर हम बात करें रीचिंग द लास्ट माइल, दैट मीन्स कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें हर एक सेक्शन को साथ लेके चलना है, बैकवर्ड से बैकवर्ड सेक्शन को फोरफ्रंट पे लेके आना है। सो प्रधानमंत्री पीवीटी जी डेवलपमेंट मिशन, पीवीटी जी डेवलपमेंट मिशन क्या है, प्रिवेंटेबल वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जो अभी भी मतलब इतने सारे ट्राइब्स ऐसी हैं जो अभी भी बहुत बैकवर्ड है, ठीक है, बहुत पिछड़ी है, पुराने ट्रेडिशंस को ही फॉलो करती हैं, रैशनलाइज नहीं है, तो उनको साथ में लेके चलना है, उनको भी डेवलप करना है, ओके। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्राउट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका, 38,800 more teachers for 740 Eklavya Model Residential School. Free food grain to all Antyodaya and priority households for 1 year under PMGKAY. Bharat Shri to be set up for digitization of ancient inscriptions, and outlay of PM Awas Yojana enhanced किया गया है by 66%. अमृत पीढ़ी यूथ पावर,
मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यूथ इज द फ्यूचर जनरेशन, ओके, एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एज वेल। तो अमृत पीढ़ी इसको नाम दिया गया है। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू द यूथ फॉर द नेक्स्ट 3 years। एटलीस्ट 50 डेस्टिनेशंस को सेलेक्ट किया जाएगा थ्रू चैलेंज मूव टू बी डेवलप एज अ कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। और स्टेट्स को इंकरेज किया जाएगा कि वो सेटअप करें यूनिटी मॉल्स। मतलब कितनी अच्छी बात होगी ना कि आप हर एक स्टेट की कोई स्पेशलिटी होगी, या तो कोई स्पेशल प्रोडक्ट या कोई स्पेशल डिश, ठीक है। तो फिर कितना मजा आएगा कि चलो उस स्टेट की ये चीज फेमस है तो वो खाने चलते हैं। तो फॉर द प्रमोशन एंड सेल ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जीआई एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ओके। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, महिला सम्मान बचत पत्र, वन टाइम, इट्स न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर अ 2-year period with a deposit facility of up to 2 lakh for women, so that वो अपना स्टार्टअप कर सके। Maximum deposit limit for senior citizen savings scheme will be increased from 15 to 30 lakhs. Credit guarantee scheme for MSMEs enable additional collateral free guaranteed credit for 2 lakh crores. That means वुमेन्स के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। इनफैक्ट जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनका बहुत ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वुमेन की एम्पावरमेंट में, ओके। The next parameter is green growth. PM program for restoration, awareness, nourishment and amelioration of Mother Earth launch किया जाएगा। Why? Just to promote alternative fertilizers जो environment friendly हो, okay. Green credit program to be notified under EPA to incentivize sustainable actions. EPA is basically वो economic perspective से मतलब किसी चीज़ को डेवलप करना जो इकोनॉमिकली भी एफिशिएंट हो एंड इन्वायरमेंटली भी एफिशिएंट हो। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स अंडर गोवर्धन स्कीम। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट इज जैसे जो काउ डंग होता है, दैट इज गाय का गोबर, ठीक है, उसको भी कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे किसी वेस्ट चीज को वेल्थ बना के यूज किया जा सकता है, दैट इज बेसिकली मिस्टी फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्टलाइन। Setting up 10,000 bio inputs resources center to facilitate farmers कि वो adopt करें natural farming को। These are the parameters and the key points. Now, unleashing the potential, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions for realizing the vision of make artificial intelligence in India and make AI work for India. National data governance policy to be introduced, phase 3 of e-codes to be launched, entity DigiLocker for use by business enterprises and charitable trust, 100 labs for 5G services based application. Increase capital investment, this is related to infrastructure and investment. Increase capital investment outlay by 33.4% to 10 lakh crores. Continue of 50-year interest-free loan to state government ताकि वो infrastructure में investment कर पाएं. Capital outlay of 2.4 lakh crores rupees has been provided for railways, which is the highest ever allocation since 2013 and 14. 100 transport infrastructure projects to be identified for end-to-end connectivity of ports, coal, steel, fertilizer sectors. Creating urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities by establishing Urban Infrastructure Development Fund UIDF. अब देखिए तो एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ है, 1.4 से 2.1% ऑफ GDP एंड एजुकेशन में आई टोल्ड 2.9% ऑफ GDP दिस टाइम टू बी कैट. दिस इज more credit to agriculture sector increasing, you can see the bar and the record of food grain production. Now other facts, KYC process will be simplified and PAN number को use किया जाएगा एक common identifier की तरह for all digital systems of specified government agencies.
India continues to be on the path of fiscal consolidation, targeting to achieve 4.5% fiscal deficit of GDP by 2025 and 26. Agriculture credit target to be increased to rupees 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, fisheries. As the minister said that a new sub-scheme of PM Matsya Sampak Yojana will be launched with a targeted of investment of rupees 6,000 crores. तो ये बेसिकली हॉर्टिकल्चर के ऊपर है. दैट मीन्स बिसाइड फार्मिंग जो बाकी सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी, फिशरीज, जो बाकी ऑक्यूपेशन है, इनमें भी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाएगा एंड इन सेक्टर्स को, इन ऑक्यूपेशंस को भी एक्सपैंड किया जाएगा सो दैट फार्मर्स की इनकम डेवलप की जाए, क्योंकि वो भी एक एम था हमारी गवर्नमेंट का. Important facts: 50 additional airports, heliports, water, aerodromes, advanced landing grounds will be revived to improve regional air connectivity. Outlay of PM Awas Yojana raised by 66% to over 79,000 crores. Targeted fiscal deficit to be below 4.5%. Fiscal deficit of 3.5% of GSDP allowed for state. PM Vishwakarma Kaushal Samman package for assistance for traditional artisans and craftspeople. इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने रिपीट मोड पे इसलिए डाली है अंडर द हेडिंग्स बिकॉज एक तो रिवाइज हो जाएगा, साथ में पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो मुझे इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी मैंने उसको वहाँ पे मेंशन किया है दोबारा से. अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स की. जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट का एक एम था कि डबल करना है फार्मर्स की इनकम को. अभी तक हम वो अचीव तो नहीं कर पाए हैं, बट गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स फॉरदर. You can see more credit to agriculture sector, 186 lakh crores around. Agriculture Accelerator Fund encourage startups को encourage करने के लिए. आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट जो मैंने अभी आपको बताया. एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी फॉर फार्म प्रोड्यूस. सहकार से समृद्धि, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल. सेटअप 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज. फर्दर इफ वी टॉक अबाउट पर्सनल इनकम टैक्स, सो देखो हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन इनकम अबव ₹2 crore to be reduced from 37% to 25% as per the new regime. Extending benefits of standard deduction to the new tax regime from salaried class and pensioners. Increasing tax exemption limit to ₹25 lakh on leave encashment on retirement for non-government salaried employees. इनकम टैक्स की ये स्लैब थी जो कि प्रीवियस स्लैब है, जिसमें जिनकी इनकम अप टू 3 लाख है उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता. जिनकी इनकम 3 लाख to 6 lakh है, they have to pay 5%, then beyond that 10, 15, 20 and so on. But now the new rule, the new budget declared that income up to ₹7 lakh, they don't have to pay any tax rate. Okay, so ये 3 को चेंज करके 7 lakh कर दिया गया. Okay, and one of the important facts जो मैंने आपको बताया था that Indian economy increased in size from being 10th to 5th, which is a great achievement in these 9 years. Now let's answer to some question. How many times Nirmala Sitharaman has presented the budget in Parliament till the budget 2023 and 24? So the answer is 5 times. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented her 5th straight budget. This was also the full budget of Modi 2.0 government before the next parliamentary elections in 2024. Next elections are going to be held in 2024, the very next year. According to Union Budget 2023, presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman, GDP growth in 2023 and 24 is expected to be 7%. Growth for current year is estimated to be 7%. According to the Union Budget 2023 and 24, total expenditure in 2023 and 24 कितना total expenditure expect किया जा रहा है, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था 45 lakh crores.
Okay, and capital expenditure 10,961 crores. By when is the target set to eliminate sickle cell anemia? 2047. Finance Minister said that the central government aims to eliminate sickle cell anemia by 2047 and the mission will be soon launched in this regard. जल्दी ही mission launch किया जाएगा. How much is estimated to be the fiscal deficit (GDP) in the financial year 2023 and 24? First of all, let me know the definition of this fiscal deficit in the comment box. I have already explained, and the answer is 5.9%. According to Budget 2023, what is the full form of PM Vikas? Prime Minister Vishwakarma Kaushal Samman. Okay, Pradhan Mantri. Next is PM Pranam is related to which of the following? Answer is fertilizers. According to Budget 2023, India to become the global hub for Shri Anna. What is Shri Anna? Very important. So answer is millet. Now India ने millet को name दे दिया है as Shri Anna. एक फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट देने के लिए. Why? Because India largest producer है of millets, okay, and second largest exporter है in the world. एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. So United Nations declared 2023 का International Year of Millets at the request of Government of India to raise awareness and increase the production and consumption of millets. इकोनॉमिक सर्वे 2023 का ये हाईलाइट करता है कि इंडिया ने अकेले ने प्रोडक्शन किया है ऑफ 80% ऑफ एशियाज एंड 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ द मिलेट. ओके, व्हाट टाइम इज द यूनियन बजट प्रेजेंटेड? 11 AM. जो पहले 5 PM था उसको चेंज कर दिया है टू 11 AM. When was the first Union Budget of India presented? Answer is 1947, 26th November. Where is the budget presented by the government? In Lok Sabha. How many times has Morarji Desai presented the budget? कितनी बार Morarji Desai ने present किया है budget? So this question is for you. You are going to tell me the answer below in the comment box. So with this, we completed with the lecture. If there is any query, you can ask me below in the comment section. Moreover, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, you can join the channel, Telegram channel of High Study. You will get the PDF over there. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, do like it and subscribe to the channel if you want more such videos. Thank you.